बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। लाशों पर सियासत करना बदकिस्मती से मेरे मुल्क का मिजाज रहा है। कौन कितना बेबस और कितना था जिम्मेदार। मरी में सियाहत के दावे करने वाले और सियाहत को फरोग देने वाले मरी में 2 साल से टूटी हुई सड़कों को भी ना बना सके। हम टूरिज्म की बात तो करते हैं और इस बात पे खुश होते हैं कि कितनी सड़कें कितनी गाड़ियां मरी में एंटर हुई थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन गाड़ियों के एंटर होने के बाद क्या इंतजामात किए गए। अगर आपको ये मालूम था कि मौसम की खराबी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा कर सकती है, तो सवाल ये है कि इंतजामिया ने गाड़ियों को आने से क्यों नहीं रोका। और अनफॉर्चुनेटली फवाद चौधरी साहब के अल्फाज आपके सामने मैं बयान कर दूं कि जब हम कहते हैं कि टूरिज्म बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि 41 घंटों में लाखों करोड़ों लोग वहां चले जाएं। जाहिर है क्लैप्स होगा। ये नहायत एक शर्मनाक सूरत हाल है जब गवर्नमेंट खुद अपनी गलती को ना माने और ये कहे कि ये लोगों की गलती है। जब आपको कोई टूटी हुई सड़क मिलती है और आपको पुलिस कहती है कि आगे ना जाया जाए, तो अवाम जाहिर सी बातें नहीं जाती। और जहां हम हुक्मरानों को कसूरवार ठहराते हैं, वहां ये भी देखने की जरूरत है कि वहां पे आम इंतजामिया, जो आम लोग थे, वो लोग जो टूरिज्म को फैसिलिटेट करते हैं, जो उनको सहूलियात फराम करते हैं, उन्होंने क्या किया। ये भी सुनने में आया जो लोग वहां पे मौजूद थे कि उनसे जो होटल इंतजामिया थी उनसे 70-70 हजार रुपए भी मांगे गए। ऐसा भी हुआ कि खवातीन ने अपने जेवर उतार के उन लोगों को दिए ताकि वो होटल में एक अदद कमरा ले सकें। अब बात की जाती है कि मरी को जिला बना दिया जाएगा, अब बात की जाती है कि सड़कों की तामीर की जाएगी, अब बात की जाती है कि उन होटल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ज्यादा मुनाफा लिया। तो पहले आप कहां थे जनाब? जब आप टूरिज्म को फरोग देने की बात करते हैं तो अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं जब इस पाकिस्तान पे बदनुमा धब्बा लगाया आपने? मासूम लोगों की जानों का नजराना पेश करना पड़ा है आप लोगों को। वो मासूम लोग जिनके घरों से लाशें उठी होंगी, उनको आप क्या जवाब देंगे? क्या ये सानेहा मुल्क की तारीख में बदतरीन स्याह तरीन लफ्जों से नहीं लिखा जाएगा? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल सिनेरियो इसमें भी अजीब चल रहा है। वही बात कि लाशों की सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी का ऐलान, कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मार्च का ऐलान कर दिया है, लॉन्ग मार्च का। और मार्च में ही पीडीएम भी इजलास कर मार्च करने जा रही है। 23 मार्च को उनका भी ऐलान है, यानी कि 2 माह गवर्नमेंट के लिए जो है वो एक एहतजाजी सियासत होगी। अपोजिशन अब एहतजाजी सियासत में आ गई है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 3 माह इस गवर्नमेंट के लिए अहम है। सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि एहतजाजी सियासत तो होती ही रही थी, इन 3 माह में आगे क्या ऐसा होने जा रहा है जिसपे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 3 माह अहम है? मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अली ताहिर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाकया, 23 लाशें उठी और एक ही घर के बहुत से लोग चले गए। आपको लगता है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का मौकफ आ रहा है सही है? किसकी गलती थी? कौन बेबस था? कौन जिम्मेदार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। गवर्नमेंट का मौकफ वही था जो हमें बाकी तमाम चीज़ों में नज़र आता है। जो मर्जी हो जाए, जिम्मेदार अपोजिशन होती है, या वो 70 साल होते हैं जिसके अंदर पीटीआई हुकूमत में नहीं थी। ये दे डू नॉट मेक मेंशन ऑफ द फैक्ट कि हम कितने साल से हुकूमत में हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती थी, और इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं वो हमने बेहतर तरीके से डील करना था। अफसोसनाक सूरत हाल, अली मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आज मैंने एक टीवी पे एक हमारे हुकूमत के, मैं नाम नहीं लूंगी, वो ये बात कर रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट में, मैं आपको जरा बताता चलूं न्यूज देख के कि कितने कितने हादसात हुए थे। यानी कि हम अभी भी पिछली गवर्नमेंट के हादसात को गिनवा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट में क्या हुआ है। सना, व्हाई वर यू एक्सपेक्टिंग अदरवाइज? क्योंकि अगर आप देखें, जिस वक्त एक ट्रेन हादसा हुआ था तो उस वक्त भी ये साहब यही कह रहे थे कि क्योंकि नवाज शरीफ ने लंदन में फ्लैट्स बना लिए हैं, इसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हो गया है। और वो वजीर आजम जो कहते थे कि रेलवे मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर को ही कह दिया कि अब आप इंक्वायरी करके हमें दें। वो रेलवे मिनिस्टर जिसके टेन्योर में ये हादसा हुआ था वो आज तक बैठा हुआ है।
और वो जो टूरिज्म एडवाइजर है इनके, एक इन्होंने, आपको पता है कैबिनेट तो फौज रखी हुई है इन्होंने, वो जो एक मकाम निशानदेही नहीं कर पाए थे कि कौन सी एक बेहतरीन टूरिस्ट जगह है पाकिस्तान के लिए, वो ज़ाहिर डुअल नेशनल भी हैं, उनका ज़्यादा टाइम यूके में गुजरता है, वो भी आज अकाउंटेबल नहीं होंगे। 2 दिन पहले इन्होंने क्रेडिट लिया कि 1 लाख गाड़ियां आ गई हैं, तो उस वक्त ये क्रेडिट ले रहे थे उन्होंने, और आज कहते हैं कि क्योंकि 1 लाख लोग आ गए इस वजह से ये हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बड़ी बेसिक फैसिलिटीज हैं किसी भी मुल्क के अंदर, बेशक इससे आधी टूरिज्म भी हो तो वहां पे भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। चलें आप टूरिस्ट को छोड़ें, मकामी लोगों के लिए तो कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि बर्फबारी हो जाए तो उसके अंदर लोगों की शहादतें हो जाती हैं, सैलाब आ जाए तो उसके अंदर लोगों की शहादतें हो जाती हैं। अभी आप बलूचिस्तान में देखें, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि मीडिया की नज़र वहां पे नहीं गई। बलूचिस्तान में जो तूफानी सूरत हाल है, वहां लोगों के घर गिर रहे हैं, मस्जिदें गिर रही हैं, लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो रहे हैं, बिजली आ नहीं रही, गैस आ नहीं रही। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन इस मुल्क के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप हुकूमत वक्त से पूछते हैं, जो रियासत मदीना के दावेदार थे, हालांकि रियासत मदीना का असूल तो ये था कि अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए दरिया के किनारे तो वो भी जो है हुक्मरान की, क़यामत के दिन हुक्मरान से पूछा जाएगा। आज ये रियासत मदीना वाले क्या कहते हैं कि नून लीग की गलती थी या कहते हैं पीपल्स पार्टी की गलती थी, निदामत तक शो नहीं करते, बड़े एक इनसेंसिटिव जिसको कहते हैं वो एक्सक्यूजेस सामने लाके रखते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं और तो पहले तो वो खुशियां मनाते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, खुशियां बना रहे हैं कि जी इतनी गाड़ियां एंटर हो चुकी हैं, उसके बाद साथ ही ये कहते हैं क्लैप्स तो होना था ही, यानी कि माफी मांगने के बजाय आप फवाद चौधरी साहब, मैं आपको कह रही हूँ ऑन स्क्रीन कि आप आराम से ये बात करें, क्लैप्स तो होना ही था। कहाँ थी इंतजामिया, पुलिस कहाँ थी, लोगों को रोका क्यों नहीं गया? और फिर सबसे बड़ी बात कि मीडिया अवेयरनेस के लिए क्या किया गया था? अगर आपको पता था कि जनाब आपके ये मौसम की खराबी की सूरत हाल सामने नहीं था सना, ये देखें, ये जरा समझने वाली बात है। इनको हमेशा पता तब लगता है जब हादसा हो जाता है, जब एक्स पोस्ट फैक्टो हो चुका होता है, सिचुएशन अराइज हो चुकी होती है, उसके बाद इनको समझ आती है। आप किसी भी इशू के ऊपर देख लें, आप महंगाई के ऊपर देख लें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर देख लें, आप सर्कुलर डेट के ऊपर देख लें, आप इंक्रीजिंग फॉरेन डेट के ऊपर देख लें, आप स्टेट बैंक का जो बिल लेके आ रहे हैं उसके ऊपर देख लें। किसी भी चीज के ऊपर इनको पता तब लगता है जब वो वाकया हो चुका होता है। उससे पहले ये टॉक शोज में जाके एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं या ये बता रहे होते हैं कि नून लीग चोर है, बड़ी गंदी है, पीपल्स पार्टी चोर है, बड़ी गंदी है। और जिन उम्मीदों को बेचकर ये इक्तदार में आए थे, आज उसके करीब तक नहीं आते। यानी इनका रिटोरिक तो बड़ा है, स्विट्जरलैंड तो हमारा आधा है, हम उससे डबल हैं, तो जी हम टूरिज्म को पता नहीं कहां बिलियंस में ले जाएंगे। यानी 6 बिलियन के लिए आप रो रहे हैं पाकिस्तान की अवाम पे, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स पे, दवाइयों के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, आम बंदे के ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे, वो रिफंडेबल है, वो तो ये कह रहे हैं हमने सिर्फ रॉ मटेरियल स्पेंड किया है। सना प्लीज एक बात बताइए, मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि वो रिफंडेबल किया है। मैं भी समझता हूँ, थोड़ा सा लिमिटेड इस वजह से हूँ क्योंकि चूंकि मैं एफबीआर का वकील हूँ और उनका लीगल एडवाइजर हूँ, तो मैं बहुत खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा टैक्स लो मैं भी समझता हूँ। ये जो रेरी वाला है जिसने जाके पॉइंट स्टैंड लेनी है अब 15 रुपए के बजाय 28 रुपए की, इसको आप कह रहे हैं कि ये साल के एंड में रिटर्न्स फाइल करे, उसके बाद ये रिफंड करे। ये और जो रिफंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी जिन लोगों के जो ट्रेडर्स, जो एक्सपोर्टर्स रिफंड के लिए रो रहा है, उसको रिफंड आप देने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये तो ये कह रहे थे कि जो बनाने वाले हैं दवाइयां, उनके लिए है कि वो आखिर में रिफंड फाइल करेंगे, ये तो नहीं था। एब्सोल्युटली पास इट ऑन टू द कंज्यूमर। जब भी सेल्स टैक्स बढ़ता है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, सेल्स टैक्स बाय इट्स नेचर डिस्क्रिमिनेटरी होता है, क्योंकि उसके अंदर होता क्या है कि ये एक लेट्स से 17 रुपए का कप है, इसके ऊपर अगर मैं 10% सेल्स टैक्स लगा रहा हूं तो आप, मैंने भी देना है, आपने भी देना है, नीचे जो चौकीदार बैठा है उसने भी देना है, और वजीर आजम जो बनी गाला में रहते हैं उन्होंने भी उतना ही टैक्स देना है, नवाज शरीफ ने भी उतना ही देना है, आसिफ जरदारी ने उतना ही देना है। तो आसिफ जरदारी जितना टैक्स दे रहा है, नवाज शरीफ, इमरान खान जितना टैक्स दे रहे हैं, वो बराबर है नीचे जो चौकीदार है, लेकिन उनकी इनकम से बड़ा फर्क है। अच्छा, बनी गाला से याद आया, मरी और बनी गाला में इतना फर्क तो नहीं है ना, ज्यादा तो इतना नहीं है कि आप ये सोचेंगे सड़कों की तामीर के हवाले से या कुछ भी टूरिज्म की फरोग की आप बात करते हैं। आपकी अपनी सड़कें तो बड़ी अपनी अच्छी बनाई हुई, और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? आप जो उस्मान बाजार साहब आखिर में जो है वो हेलीकॉप्टर में जाते हैं
और ऊपर से वो फंसी हुई गाड़ियों को देखते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी उनकी पूरी हो जाती है। बाद के इंतजाम किए जाते हैं जी, जिला बनाया जाएगा, फला होगा, मशीनरी आएगी, अलग से पुलिस होगी, एक आपका थाना बनाया जाएगा, 2 थाने बनाए जाएंगे। आयरॉनिकल बात है। मतलब आप ये सोचें उन जानों को आप कहां से वापस लेके आने वाले हैं। और ये मरी के बारे में क्या आप और मैं नहीं जानते कि वहां माफिया बैठा हुआ है? जो माफिया वहां पे अभी तक, ये बात सब लोग जानते हैं, हम भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि मरी में कैसा माफिया बैठा हुआ है जो लोगों के लूटने के लिए वहां पे लोगों के आवाम के लिए तैयार होता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, बात हो रही है मरी सानिया के हवाले से। जी अली ताहिर साहब, माफिया की बात की जाती है, क्या ये बात क्या किसी को पता नहीं है? इतने सालों से आपका कभी जाना हुआ हो मरी तो आपने ये देखा हो कि वहां पे किस तरह से पैसे लिए जाते हैं, किस तरह से जो है ये जब वक्त आता है उस वक्त वो फायदा उठाते हैं लोग। तो क्या पहले गवर्नमेंट को नजर नहीं आया था कि ये सब कुछ हो रहा है? यानी कि यहां तक हुआ कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग खवातीन ने अपना जेवर उतार के वो जो है उनको पैसे देने पड़े। तो ये पहले क्या सब कुछ नहीं था? अचानक से याद आया है सब कुछ कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी? अच्छा, मैं तो समझता हूँ ये फिर वंस अगेन जो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी डिफ्लेक्शन है। जाहिर है एक प्राइवेट बिजनेस है सना, ये हमें जरा समझना पड़ेगा। एक प्राइवेट बिजनेस है, उसने प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाना है। अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये, मैं सिर्फ आपको नवंबर और दिसंबर की बात बता रहा हूँ, जो हाई एंड होटल्स थे वहां पे 70-80 हज़ार रुपए का कमरा ऑलरेडी पहुंचा हुआ था। तो जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, वहां पे ऑलरेडी वहां पे प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस करना किसकी जिम्मेदारी है? वो चेक एंड बैलेंस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, जब भी कोई इस तरह की जो है कैफियत पैदा होती है तो ये दुनिया भर का असूल है कि हुकूमत फौरी तौर पे आके कैंप्स बनाती है, अपने लोगों को जो प्रॉब्लम में फंसे होते हैं उनको निकालती है, उन कैंप्स में लेके जाती है, और जब तक वो रिहेबिलिटेट होकर रोड को नहीं वापस जा सकते रोड के ऊपर, तब तक हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वो रियासत माँ के जैसी होती है। हमने ये बात बार बार सुनी है, और ये तो फिर रियासत मदीना के दावेदार हैं कि उनको तब तक रिहेबिलिटेट करे, उनको उनकी कन्वीनियंस के लिए कैंप्स बनाए जाएं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग पूरी पूरी रात वहां पे फंसे रहे। लेकिन ये हम जो कहते हैं कि हम छठी लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है दुनिया के अंदर, हम बर्फ के अंदर से अगर अपने सिटीजन्स को, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओ को निकाल के और इवैक्यूएट नहीं कर सकते कैंप्स तक, तो पीछे फिर क्या जवाब ऐसी हुकूमत का रहता है? ये कौन सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्रीच हो सकता है? कि कहीं ना कहीं कोई इदारे एक दूसरे के दरमियान फंस गए थे कि फला इदारा जाएगा, फला इदारा जाएगा? क्योंकि मेरा नॉर्दर्न एरियाज में जाना हुआ है, वहां मैंने देखा है कि आर्मी फोर्सेस लगी हुई होती है, कोई रास्ता अगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, हम भी फंसे हैं अक्सर यहाँ पे अस्तोर वगैरह की तरफ, तो वहां पे आपके पास होते हैं हर वक्त लोग। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इदारों का भी क्लैप्स हुआ हो कि जी कौन इदारा जाके पहले मदद, या उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, हो जाएगा? बात ये है कि हम इन बातों के ऊपर सोचते नहीं है, हम प्लान करके नहीं रखते हैं। देखें, जब हुकूमत चलानी होती है तो उसके लिए बार बार एक लफ्ज हमारे सामने आता है, विजन। विजन क्या होता है? विजन ये होता है कि आपने अभी ये जो सेकंड चल रहा है इसका नहीं सोचना, आपने कल का सोचना है, परसों का सोचना है, तरसों का सोचना है। हम तो बस 5 साल का सोच रहे हैं कि 5 साल में ये निपटाना है, इसको मुकाना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा करता कि ये 5 साल का सोच ले, ये तो 5 सेकंड का सोच के चल रहे होते हैं। इनका तो नैरेटिव 5-5 सेकंड में बदल जाता है। ये नहीं एक वक्त में कहते हैं कि आपने ये नैरेटिव देना है कि महंगाई है लेकिन पिछले वालों की वजह से है, और 5 सेकंड बाद कहते हैं आपने कहना है कि महंगाई मुल्क के अंदर है ही नहीं। तो इनका तो नैरेटिव इस तरह से बदलता है। ये एक लाइसेंस फरारे, एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें कहते हैं बस जिस तरह चल रहा है चलन दो, ये उसी तरह चल रहा है। माफ करे लाशों की सियासत। बहरहाल मिर्जा अख्तियार बेग पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक अफसोसनाक सानिया मरी हमारे सामने है। कौन कितना जिम्मेदार है, कौन कितना बेबस है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब बातें हर तरफ से मुख्तलिफ अंदाज से की जा रही हैं, और उन सब का कहना और लब्बे-लबाब यही है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और ये जो रिजॉर्ट्स होते हैं जिनको आप टूरिस्ट रिजॉर्ट्स कहते हैं सयाहों के लिए, इसमें ये तमाम चीजें सूबे की, उस शहर की, उस मुल्क की जिम्मेदारी है। जहाँ लोग जा रहे हैं वो देखे कि यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी जो हैं वो टूट के गिर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग जो रॉक्स हैं वो भी हो सकती हैं और होती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो
उस सब के लिए कंटीजेंट प्लान्स होता है, उस सब के लिए दायरे होते हैं। उस सब अगर बर्फ गिर रही है तो फौरन ही बर्फ को हटाने के लिए मशीनें होती हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो वहां पे ऐसे हीटिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए जिसमें वो लोग कम से कम शेल्टर ले सकें। लेकिन हमें तो ये नजर आया है और जितना हम देख रहे हैं उतना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि हुकूमत ने कोई भी चीज इसमें से कंसीडर नहीं की। बड़ा फखरिया कह रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो वहां पे चली गई हैं और पाकिस्तान में साहत यानी टूरिज्म जो है वो फरोग पा रहे हैं। जब आपने 1 लाख गाड़ियों को देखा जाते हुए तो आपका कॉमन सेंस जो भी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर किसी लेवल पे भी जो होता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये देखे कि भाई इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। ये अगर ट्रैफिक जाम हो जाए, ये एक्सीडेंट्स हो जाए, कोलाइड्स हो जाए, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है और इस तरह के कोई क्रॉनिक वेदर कंडीशन हो जाती हैं तो उसको इससे ज्यादा नहीं जाने दिया जाए। 50,000 पे रोक देना चाहिए था। 40,000 से ज्यादा जब गाड़ी जान रही हो उस जगह पे तो उन्हें हैजर्ड करके बता के कि जी ये आगे खतरा, इस तरह के इनकाउंटर आपको हो सकता है। और जिसमें सर ये बताइएगा कि ये जो जिला बनाने की बात की जा रही है कि मरी को जिला बना दिया जाएगा, आपको लगता है कि इससे मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए ये सब बातें वाकयात के बाद, एक्सीडेंट के बाद की जाती हैं। ये सिर्फ बातें लॉलीपॉप हैं। ये बातें मरहम रखने की नाकाम कोशिश है। इस वक्त तो हमें हुकूमत ये बताए कि उनके चीफ मिनिस्टर जब बैठे हुए तंजीम साजी कर रहे हैं कि वो आखिरी दिन है शायद उनका और उनकी हुकूमत का फैसला करके उठे कि किसको कहाँ जिम्मेदारियां देनी है हमने। और बल्दियाती हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। तो खुदा के वास्ते इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेइज्जती हो ही नहीं सकती कि 22 आदमी जहाँ पे इंतकाल कर गए हैं, शहीद हो गए हैं, वहां पे उस सूबे का चीफ मिनिस्टर तंजीम साजी में मशगूल है। तो ये देखिए, फिर आज जैसे बात की गई कि जी उनके सिस्टर के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ गई है, तो यहाँ तो 22 आदमी थे तो यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं आए जा सकते थे और कुछ ऐसी रेमिडियल मेजर्स नहीं की जा सकती थी? क्योंकि मैंने कई बार सुना वो कह रहे थे कि जी रोड पे बर्फ इतनी थी कि रेस्क्यू हम नहीं करा सकते थे, गाड़ियां हमारी नहीं जा सकती थी, लोग नहीं पहुंच सकते थे, हमारी टीम एयर। चलिए राब्ता होता है मिर्जा अख्तियार बेग साहब से कुछ देर में। अली ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर कोई ऐसा सान्या हो जाता है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो एक आम आदमी, एक आम फर्द क्या कोर्ट से रुजू कर सकता है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के अंदर टॉर्शियस लायबिलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। अनफॉर्चुनेट है प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सूट्स की रफ्तार ज़रा हमारे यहाँ थोड़ी धीमी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बार बार ये कह चुके हैं कि हमने टॉर्ट लॉ को डेवलप यहाँ पे करना है। अच्छा, टॉर्ट लॉ क्या होता है ज़रा लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं। वो ये होता है कि जहाँ पे कोई ड्यूटी ऑफ केयर यानी कोई एक ऐसा ख्याल रखना होता है किसी हुकूमती इदारे ने या किसी इंसान ने जो उसको वो ब्रीच करता है और उससे आपको नुकसान होता है, तो आप उसका मुआवजा कोर्ट से जाके मांग सकते हैं। यहाँ पे ये सिचुएशन है, यहाँ पे तो लोगों की डेथ्स हुई हैं और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 1 करोड़ और 63 लाख रुपए वो कहते हैं कि हर इफेक्टी को देंगे। मैं समझता हूँ ये भी कम है क्योंकि अगर जिंदगी को अगर आप देखें तो 1 करोड़ 63 लाख रुपए मैं नहीं समझता कि ये जिंदगी की कीमत है। अलबत्ता हर वो आदमी जो सेटिस्फाइड नहीं है इस अमाउंट से वो कोर्ट से ज़रूर रिजू कर सकता है, सिविल सूट फाइल कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अनफॉर्चुनेट बात ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये है कि अभी तो वो माउर नहीं करेंगे, ज़ाहिर है 5-6 महीने जिन लोगों के मल्टीपल। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, हम बड़े आराम से भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। और हमें याद नहीं रहता कि ये चीजें हुई हैं। बड़े आराम से हम पैसा लेके जो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा काम कर दिया, पैसे क्या जानों को वापस ला सकेंगे, सवाल ये पैदा होता है। आपकी बात 100% ठीक है। देखें, यहाँ एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल कन्वीनियंस जिसको मैं कहता हूँ उसका डॉक्ट्रिन डेवलप हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं किसी अस्पताल,
बच्ची जो है उसकी जो है वो फौत हो जाती है, उसको कहते हैं कि वी विल कंपनसेट यू। नवाज शरीफ साहब मोटरकेड से जा रहे होते हैं, बच्चा मोटरकेड के नीचे दे देते हैं, कहते हैं ये शहीद जमहूरियत है, वी विल कंपनसेट हिम। तहरीके इंसाफ के जलसे के अंदर लोग क्रश हो जाते हैं, स्टैम्पीड हो जाता है, जलसा जारी रहता है, कहते हैं वी विल कॉम्पनसेट देम। और फिर पाकिस्तान के कानून के अंदर ज़ियाउल हक साहब ने इसको इस्लामी शक्ल देके और इस तरह के कानून नाफिज किए हुए हैं कि आप किसी को जाते हुए गली में गोली मार दें और उसके बाद आप कहें कि इसकी फैमिली को मैं प्रेशराइज करूंगा, ब्लैकमेल करूंगा और ब्लड मनी देके छोड़ दूंगा। इसकी प्राइम एग्जाम्पल रेमंड डेविस है। तो जब एक गोरा इस मुल्क में आके इस मुल्क के लोगों का कत्लेआम करके और कुछ पैसे अदा करके वापस जा सकता है, तो अमीर आदमी इस मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकता है। वो जानों के पैसे भी दे सकता है, वो माल के पैसे भी दे सकता है, सिर्फ शर्त ये है कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं। मिर्जा अख्तियार बेग से राब्ता हमारा हो चुका है। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, क्या कहते हैं ये फोटो सेशन की सियासत, ये लाशों की सियासत से हट के भी बात करें, कब तक ये निजाम चलता रहेगा? हर कोई अभी वहां पहुंचा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस वक्त तो कोई भी नहीं था जब वो लोग मर रहे थे, और अभी भी आप देखें कि हर कोई अपना क्रेडिट ले जाने पे तुला हुआ है। कोई कहता है जी पुरानी गवर्नमेंट में ये हो चुका है, उसकी न्यूज गिनवा रहा है। कैसे निजाम ठीक होगा ये सारा? देखिए, मैं समझता हूँ एक कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पूरी तहकीकात करके जो मुल्जमान हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके बारे में हम बताया जाए, वो ओपन करें। आपके मीडिया पे हर जगह वो ओपन हो। अब वो किस लेवल पे वो बतलाता है कमीशन के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ताकि उनके चेहरे तो कम से कम हम देख सके। वो जो सती सावित्री लोग पढ़ते हैं, बयानात देते हैं, वो तो कम से कम रुक जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब में एक बात ये है कि जब भी कोई हादसा होता है, वो और उनकी पार्टी कह देती है जी जिनके साथ ये हादसा हुआ उन्हीं को वो अपना इल्जाम दे देते हैं। यहाँ पे भी वो कह रहे थे कि भाई आपको टेम्परेचर देख के जाना चाहिए था, आपको वेदर देख के जाना चाहिए था। वेदर की फोरकास्ट इतनी शदीद थी, इतनी खराब थी, तो आप कैसे चले गए? इतने ज्यादा लोग कैसे चले गए? क्यों इतने ज्यादा? भाई ये तो आप जो बेचारे मजलूम है, जिनके साथ ये वाकयात हुए, उनकी फैमिली के साथ वाकते हैं, आप लथाड़ भी उन्हीं को रहे कि जी आपको सोच के जाना चाहिए था। कितनी जगह ऐसा होता है हमारे मुल्क में जो एक सेटअप है कि आप पहले वेदर फोरकास्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करते हैं, फिर उस इलाके के लोगों को बतलाते हैं, होटल में बुकिंग कराते हैं। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मैंने एज अ मीडिया पर्सन भी ना किसी चैनल पे सुना, चले दूसरे चैनल से छोड़ दें, पीटीवी पे भी नहीं आया कि लोग कुछ एहतियाती तदाबीर कर लें। वो फोन पे हम सुनते हैं ना, कोविड कोरोना की बुरी सूरत हाल से एहतियात के लिए, तो ऐसी भी कोई हमें चीज अवेयरनेस की नहीं नजर आ रही कि आवाम को ये बता दिया जाए भाई मौसम खराब है, एहतियात कर लेना। डॉक्टर सना गौरी, इसमें एक चीज बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है और वो ये थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादातर लोग जो गाड़ी में थे, जिनके सिलेंसर चोक हो गए थे, वो अंदर हीटिंग की वजह से उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्सेसिव लिमिट में पैदा किया और उसने आपके रिफ्लेक्सेस को मफलूज करा, आपके सांस लेने की सलाहियत को। और जब ऑक्सीजन उधर कम होती जाती है 17 या 15 पे, फिर आदमी फैटल हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। वो भाई आप कुछ नहीं तो कम से कम रेडियो से और हंगामी ऐलानात से, लाउड स्पीकर से, मस्जिदों से वहां के लोगों को हेडफोन लेके, माइक्रोफोन देके कि भाई आप ये बताएं कि गाड़ी खुला रखें, जिनके सिलेंडर बंद हो चुके हैं, पीछे चौक हो चुके हैं बर्फ से, वो गाड़ी के बाहर निकल के किसी दूसरी जगह पे प्रोग्राम में और बहुत कुछ कहना था, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें लिटरली
मेरी आंखों में आंसू हैं इस वक्त और मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से वो बच्चे मासूम सो रहे होंगे। जैसे कि मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने कहा कि उनको पता ही नहीं चला कि वो मौत के मुंह में चले गए। जब वो गाड़ी उस जगह से गुजरती है तो चेक पोस्ट पे किसी ने ये नहीं देखा कि ये जो गाड़ी जा रही है क्या इस काबिल है कि उस ट्रैक पे जा सकती है, क्या वो वेदर को बर्दाश्त कर सकती है। कुछ नहीं चेक किया गया सर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपकी जो कैफियत हैं, जो आपके जज्बात हैं, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ हमारे भी कुछ इसी तरह के कल से जज्बात और एहसास हैं। लेकिन अगर ये तमाम चीजें एक निजाम में तब्दीली ला सकें, या अगर ये तमाम हमारे आपके जज्बात और एहसास हुक्मरानों को ये एहसास दिला सकें कि ये 25 जो लाशें, जो बेगुनाह, जो मासूम लोग जो अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए, बर्फ से खेलने के लिए उनको यहाँ लाए थे, वो सफेद कपड़ों में अब उनको लिपटा के हमेशा के लिए लोग दफना देंगे। तो इस हुकूमत को मैं समझता हूँ कुछ शर्म आए। लेकिन अभी तक जिस तरह बयानात हैं और बयानात के जवाब आ रहा है, उसमें मुझे कहीं पे भी एहसास से नदामत नहीं नजर आ रहा है। और आइंदा के लिए कोई ऐसे रिमीडियल मेजर्स, कोई ऐसे इकदामात जिससे आपको ये इत्मीनान हो कि अब जो चीज हो गई सो हो गई, आइंदा के लिए ये जो इक़दाम बताए गए हैं, ये लिए गए हैं, इससे मजीद इस तरह की हम बात नहीं हो सकती। ये तमाम चीजें, जो चीज हो गई सो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट को, हुकूमत को यकीनन आइंदा वक्तों में इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और वो जो बात कही जा रही थी कि 3 माह हुकूमत पे भारी हैं, तो शायद यही कुछ बातें थी कि सितारों के हाल ने भी ये बता दिया कि हुकूमत पे कोई चीजें भारी आने वाली है। सर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी अली ताहिर साहब। 3 माह हुकूमत पे भारी हैं, अचानक से भारी क्यों कहा जाता है कि हुकूमत पे भारी हैं? एहतजाज तो पहले भी चल रहा था, एहतजाजी सूरत हाल तो पहले भी थी, लेकिन अभी 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया, फिर 23 मार्च का पे पहले ही ऐलान हो चुका है। अचानक से ये खान साहब को क्यों याद आता है कि 3 माह गवर्नमेंट के लिए भारी होने वाले हैं? अच्छा, ये तो खैर शुरू से ही चल रहा है। 100 दिन जब उन्होंने पहला 100 दिन का एजेंडा अनवेल किया, तब भी भारी तो वो भी 3 महीने की बात थी। हाँ। उसके बाद वो कैलकुलेट ही 3-3 महीने पे करते हुए चल रहे हैं, और हर दफा वो यही कहते हैं कि अगले 3 महीने मुश्किल है, इसके बाद नौकरियां ही नौकरियां होंगी। और वो एक ही उनका नैरेटिव है जो वो बार बार बेचते हैं कि थोड़ा सा सब्र करें, घबराना नहीं है, आगे हालात बड़े अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन इस वक्त इतनी मोबिलाइज्ड नहीं है कि इस हुकूमत को आगे पीछे कर सकेगी या हिला तक सकेगी। मैं यहाँ तक कहता हूँ पीडीएम ने एक अनाउंस किया लॉन्ग मार्च, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सना। एक तो ये है कि ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब या सादिक के थ्रू, एक प्रॉक्सी के थ्रू ऑलरेडी कुछ बातचीत कुछ हलकों से कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने, डीजीआईएसपीआर ने साफ इनकार कर दिया। उनसे पूछे, बड़े गौर से डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। अगर आप किसी मिडलमैन की बात करते हैं तो अलग बात है, बट डीजीआईएसपीआर ने साफ कह दिया जो डील की बात करता है उससे पूछें कि डील कौन कर रहा है। डीजीआईएसपीआर साहब की बात बड़े गौर से सुनी है, और उसके बाद इंतहाई जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ। और नंबर 2, आसिफ जरदारी साहब ने भी ये कहा कि हम शायद कुछ प्रेशर इस हुकूमत पे डालेंगे, लेकिन अभी फौरी तौर पे इसको डिसलॉज करने की तरफ हम नहीं जा रहे। फिलहाल हुकूमत डिसलॉज नहीं होने वाली। मुझे ये लगता है कि अगले 6 से 8 महीने, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि हम भी हवा में तीर चला रहे, सारे हवा में तीर, इट्स अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन। करता है वो ये नहीं बताता कि फार्मूला कौन दे रहा है। जो फार्मूले से जिसका कहा जाता है वो ये डिनाई करता है कि हमने कोई फार्मूला नहीं दिया। या सादिक साहब ये कहते हैं, मेरी मुस्कुराहट ये कहती है कि कुछ होने वाला है, जो मुस्कुराहट देने वाले हैं वो इनकार कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं, और इसमें आपको देखना पड़ेगा हम जब खुल के कह रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं एक इंस्टीट्यूशनल सोच होती है। वो इंस्टीट्यूशनल सोच विद टाइम शिफ्ट करती जाती है। मिसाल के तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट अगले चंद माह इसलिए है सना, बदल गया 1970 जी मैं के बाद यही कह रहा हूँ कि देखें अगले चंद माह इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2 मेजर इदारों के सरबराहान जो हैं उनकी तब्दीली होने वाली है। ठीक है, एक महीने के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बदल चुके होंगे। कुछ वक्त बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, उनका भी वक्त आ रहा है कि क्या तो एक्सटेंशन दी जाएगी या नए आर्मी चीफ आएंगे। आप कहते रुक गए।
चलो ठीक है। मैं कहता हूं कि ये दो बड़े आपने अहम बदल इदारे चुके हैं। हैं वाला लफ्ज जो है ना दोहराना मुनासिब नहीं समझा। मैं ये ठीक है। समझता हूं कि ये दो इदारे बड़े अहम हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बड़ा शिफ्ट करते हैं। हम कोई वेस्टर्न सिविलियन डेमोक्रेसी नहीं है, हम पाकिस्तानी डेमोक्रेसी हैं। इंस्टीट्यूशनल सोच बड़ी ताकत रखती है। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से लीडरशिप चेंज होगी इसके बाद, तो शायद वक्त मुश्किल आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल खान साहब ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की निस्बत एक कंफर्टेबल हुकूमत चलाई है। उनके गवर्नमेंट के सफेयर के अंदर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं की गई, ऑपोजिशन भी इतनी ताकतवर नहीं थी, अभी तक वो सरवाइव कर चुके हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है वो आगे भी फिलहाल सरवाइव कर जाएंगे। आपके कहने का मकसद ये है कि जी 5 साल इसको ना छेड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही वाली सिलसिला है। मैं ये समझता हूं कि अगर 5 साल की बात चले नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगले कोई भी वजीर आज़म 5 साल तो मुकम्मल नहीं कर आगे सका। मैं समझता हूं कि अगले 8 से 10 महीने तक ये वजीर आजम सेफ है। क्योंकि देखिए, मूवमेंट बनने में भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। लोग कहते हैं अरब स्प्रिंग शायद ओवरनाइट हो गया, नहीं, उसके पीछे 10-12 महीने मुसलसल डेवलपमेंट्स हुई। तो वो अगर डेवलपमेंट्स हुई थी पनामा आने के बाद से डिस्क्वालिफिकेशन के बीच में 12 महीने का वक्त था। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी के पहले कंटेम्प्ट नोटिस से लेके डिस्क्वालिफिकेशन तक 12 महीने का वक्त था। चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती हैं। अभी तक कुछ चीजें जो बिल्डअप हुई थी वो अपोजिशन ने खुद ही लूज कर दी अपने अंदर बिकरिंग की वजह से। 22 आ चुका है, 23 में इलेक्शन है और 23 का भी मेरा ख्याल है कि नवंबर होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो आने वाले 8 से 12 महीने हैं, इसके बाद शायद मुश्किल वक्त आएगा और हो सकता है ये पाकिस्तान का पहला वजीर आजम हो जो 5 साल पूरे कर ले। लेकिन दिस इज द एंड of Mr. Imran Khan as a sustainable, as a trusted political leader. This is his end. ओहो, ये बहुत बड़ी बात कर दी अली ताहिर साहब ने। बहरहाल मिर्जा अख्तियार बेग साहब की तरफ चलते हैं। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ। सर, ये बताइएगा कि 27 तारीख को पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जबकि 23 मार्च को पीडीएम ने भी ऐलान किया है। जब मंजिल एक है तो रास्ते क्यों जुदा हैं? आप दोनों ही, पीपल्स पार्टी भी पीडीएम भी, दोनों ही एहतजाज कर रही है, तो आप लोग मिलकर बात क्यों नहीं करते? देखिए, आपको ये तो पता है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन इश्यूज के ऊपर हमारा इत्तेफाक है। मिसाल के तौर पे महंगाई पे अगर एहतजाज होगा, अगर एजिटेशंस होंगे, तो हम उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी की आवाज है, महंगाई से चीखें निकल गई हैं सफेद पोश आदमी की भी। तो कॉमन इश्यूज के ऊपर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जो मैं डॉक्टर सना चाहता था कि आपको बतला दूं। अब दोनों ने लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी है वो हमारा शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है और इंशाल्लाह हम इसको करके दिखाएंगे। लेकिन हुकूमत के लिए अब ये चीजें शुरू होने जा रही हैं जो ये बतलाना चाहता है कि अपोजिशन ने अब अंदाजा लगा लिया है कि ये इनकी जो महंगाई जैसे थी या इनकी गवर्नेंस थी या इस तरह के वाकयात जो हो रहे हैं जिसमें हम और आप आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, या इसमें करप्शन, ये तमाम चीजें अब उस नहज पे पहुंच चुकी हैं जहां पे उन्हें तब्दील करना होगा। नए हाथ, नई पॉलिसी मेकर्स, नए लोगों ने आना है। वो बात की बात है कि पीपल्स पार्टी के आते हैं, कितने आते हैं, नून के आते हैं, लेकिन ये कम से कम ये बात तमाम अपोजिशन ने अब गेज कर ली है कि ये हुकूमत से अब मजीद नहीं चला जा रहा है। और अगर आप इस हुकूमत को 2 साल मजीद देते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने का, तो हमारे माशी हालात उस नेच पे पहुंच जाएंगे जिसका रिवर्सल मुमकिन नहीं होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद बढ़ गया, कर्जे अगर मजीद डेट बढ़ गए, आपकी रुपये की कीमत मजीद कम होती गई, आईएमएफ की शराइत मानने के बाद टैक्सेस जो 350 अरब और फिर 300 अरब और फिर बजट में एक अंबार जो टैक्सेस का नया हम लगाने जा रहे हैं, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे सर मिनी बजट के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास तलब किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे?
पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या है इस हवाले से? देखिए, हमारी पीपल्स पार्टी का तो है कि हम मासेस को हमने कॉल दी है, और वो तमाम लोग जो समझते हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, यहाँ गवर्नेंस नहीं है, महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो वो उसका साथ देंगे। अच्छा सर, और मुझे ये बताएं कि अगर मिनी बजट गवर्नमेंट नहीं लेके आती है तो फिर क्या है? मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो क्या वो मिनी बजट नहीं लेके आती? हमने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी देखा कि एक साल में 3 बजट्स आए, यानी कि एक बजट और 2 मिनी बजट्स आए। तो आपको लगता है कि इस वक्त ये जरूरी है, नहीं है? इस हवाले से क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, मिनी बजट आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, आईएमएफ की शराइत में से है। आपने एग्री करा है आईएमएफ के साथ कि हम इतने टैक्सेस लगाएंगे, हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे 30 रुपए फी लीटर लगाएंगे, हम स्टेट बैंक को ऑटोनमस मदर पिदर आजाद हम बना देंगे, और जितनी भी शराइतें उनकी उन सबको हम आपकी पूरी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल का लाना जरूरी है, और कौमी असम्बली से पास कराना उसका जरूरी है, और वो उसके लिए आपने देखा कि कल उसके ऊपर मेरे ख्याल से वोटिंग होगी, क्योंकि बहस हो चुकी है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ एक आम आदमी ये नए जो बोझ कल से या परसों से जो उन पर डाला जा रहा है वो बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं? वो नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेड खत्म हो चुकी है, इस्तात खत्म हो गई है। जिस पैसे में वो 10 रोटी लाता था बच्चों की पेट की भूख बुझाने के लिए, आज उन्हीं पैसों में वो 5 रोटी ला रहा है। 20 रुपए का नान हो गया, जो पहले 10 रुपए और 8 रुपए का था। तो सर, 21 सर मुझे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो मईशत के हवाले से बात की जा रही है कि मईशत बेसाखी पे है, तो क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आके इस मईशत को संभालने के काबिल है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट रहती है हमेशा, और अभी हमने मुलाकात कराई थी बिजनेस कमेटी की अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बिलावल हाउस कराया, मैंने लीड किया था तमाम बिजनेसमैनों की इस मीटिंग को, और उसके बाद एक दिन के बाद चीफ मिनिस्टर हाउस में 300 पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन और सिंध के चैम्बर्स के नुमाइंदे आए थे। सब ने हमने उन्हें रोड मैप दिया, हमने उन्हें बताया हमारी क्या तरजीहात हैं, हमने उन्हें बताया इन चीजों को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बेहतर माशत मुल्क को जो है वो दे सकते हैं। और लोगों ने उन चीजों को अप्रिशिएट भी किया, मुत्तफक भी हुए, कुछ एतराज़ात जरूर थे तो वो उन्होंने खदशात भी बतलाए, लेकिन एक दरवाजा खुला है, और अब इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे घर पे आ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेसमैनों से मिलने के लिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर मल्टीनेशनल के हेड है उनसे बात करने के लिए, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अब बिजनेसमैनों ने नाउम्मीद होके उन सियासी जमातों की तरफ देखना शुरू कर दिया है जिनको वो समझते हैं बिजनेस फ्रेंडली हैं, उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और वो एक बेहतर तौर पे माशत की बहाली कर सकते हैं। चलिए सर, प्रोग्राम में इस वक्त अली ताहिर साहब मौजूद हैं। जी अली ताहिर साहब, कोई कमेंट करना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो वो मामलात को संभाल सकती है? आपको लगता है कि कोई भी नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो फौरी तौर पर कंट्रोल में हो सकती है किसी और गवर्नमेंट की मौजूदगी में? देखिए, मैं आपको एक एनालिटिकली सिर्फ 1 मिनट लूंगा, बड़ी सिंपल सी बात कर देता हूँ। टाइम दे रही हूँ। वो ये है कि मलेशिया के अंदर महातीर मोहम्मद ने ये फैसला किया कि तमाम नेबरिंग कंट्रीज, बेशक वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, सब ने आईएमएफ के कर्जे लिए हैं, लेकिन हमने इस चीज़ के जो है हमने इसको सी थ्रू करना है, हम आईएमएफ से कर्जा नहीं लेंगे। उन्होंने नहीं लिया, और उन्होंने अपनी ओपोजिशन से बात करते हुए कहा, हेल्प अस आउट राइट नाउ, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ पॉलिटिक्स, ये मुल्क के सर्वाइवल की बात है, हम इससे निकलेंगे। 1997 में, ये मैं आपको 96 की बात बता रहा हूँ, 1997 में मलेशिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी ऑफ एशिया इन 365 डेज। इसी तरह मनमोहन सिंह जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना, फाइनेंस मिनिस्टर था, 1991 की बात है, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उसने खड़ा होकर ओपोजिशन को कहा, मैं आपको कॉन्फिडेंस में लूंगा, आईएमएफ से हमारा ये आखिरी लोन होना चाहिए, मैं आपको कॉन्फिडेंस में लूंगा, आए मुल्क के लिए कुछ करते हैं, 2 साल आप पॉलिटिक्स ना करें, 2 साल हम आपके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हर डिसीजन में आपको साथ लेके चलेंगे। और खुदा गवाह है कि 1991 में वो आईएमएफ का इंडिया का आखिरी लोन था।
क्यों हमारे सियासतदान बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि इन द लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें? ये मुल्क इस वक्त उस सिचुएशन के अंदर नहीं है सना कि हम आपस में पॉलिटिकल बिकरिंग करें। कश्मीर में जो सिचुएशन है, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, एक ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। आपस में एक दूसरे से लड़ें, हम टॉक शोज में बैठ के तमाम पॉलिटिशियंस एक दूसरे को गालियां दें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन पीपल हु मैटर, इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, दे हैव टू डिसाइड राइट नाउ कि हम बैठ के एक मिसाके जमहूरियत करें, इस मुल्क को इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकालें। क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से नहीं निकलते, ये कर्जों का मसला, करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला, रुपये की डिवैल्यूएशन का मसला सारे मिलके हल नहीं करते, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। दिस इज द टाइम कि जिस तरह फौजी ये दिखाते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस तरह जजेस यूनाइट होकर ये दिखाते हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, खुदा के वास्ते ये सियासतदान भी दिखाएं कि हम भी लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में यूनाइट हो सकते हैं। बहुत पॉजिटिव बात की मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में थे। अली ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में थे। मसला सिर्फ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस नहज पे है, मईशत की सूरत हाल हो या फिर आम इंसान का मसला, मसाइल को हल होना ज़रूरी है और सबको मिल के बैठ के बात करना ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।